साथियों नमस्कार। आज मंगलवार है, सितंबर माह की 2 तारीख और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका रोजाना का करंट अफेयर का छोटा कैप्सूल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू कीजिए आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने मोबाइल उपकरणों के लिए पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की है? दोस्तों पहली टेम्पर्ड ग्लास वो बनाया जाएगा दोस्तों भारत के अंदर। इसके निर्माण की पहली इकाई है वो शुरू कर दी गई है, वो कहाँ शुरू कर दी गई है? ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, नोएडा या हैदराबाद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा के अंदर ये इकाई लगा दी गई है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई है दोस्तों, वो नोएडा के अंदर शुरू कर दी गई है। इसका उद्घाटन दोस्तों 30 अगस्त 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने शुरू किया। दोस्तों ये इकाई है, ये अमेरिका की कंपनी है ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, इनकी साझेदारी से स्थापित की जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या-क्या बातें ध्यान रखनी है दोस्तों? आपको बातें ध्यान रखनी है कि नोएडा के अंदर लगाई जा रही है कौन-सी इकाई? टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई। दोस्तों इसका उद्घाटन 30 अगस्त 2025 को हुआ। किसने किया? श्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया। और किसके सहयोग से लगाई जा रही है? ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, जो कि यूएसए अमेरिका की एक कंपनी है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। अगला दूसरा सवाल है दोस्तों अपना कि भारत ने पहली बार मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग कहाँ शुरू की है? दोस्तों मल्टी लेन यानी एक से अधिक लाइन होगी, यानी 2 लाइन, 4 लाइन, इस प्रकार से। इसमें दोस्तों फ्री फ्लोइंग होगी, मतलब आप अगर आपको टोल देना है तो टोल अपने आप से आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा दोस्तों। ये इस प्रकार की जो सेवाएँ हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत कहाँ पर शुरू की गई है? ऑप्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 48 या कोलकाता धनबाद हाईवे या बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 48 गुजरात के अंदर ये सेवा पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत शुरू की गई है। अगर ये सेवा अगर सक्सेसफुल होती है दोस्तों, तो पूरे देश के अंदर लागू की जाएगी। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों ये भारत की इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानी आईएचएमसीएल और एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के दोस्तों जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसके साथ एक साझेदारी की है और साझेदारी की है, समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोस्तों 30 अगस्त 2025 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्यालय है दिल्ली में स्थित है, उसके अंदर श्री संतोष कुमार यादव जो कि एनएचएआई के अध्यक्ष है, इन्होंने और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता क्या था दोस्तों? समझौता ये था कि जो मल्टी लेन होती है, वहाँ पर फ्री फ्लो करना है, यानी जो व्हीकल होते हैं उनको रोकना नहीं है। उनका जो फास्ट टैग और वाहन पंजीकरण संख्या है वीआरएन, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो व्हीकल के जो ओनर होंगे उनके अकाउंट से दोस्तों पैसे हैं वो डिडक्ट कर लिए जाएँगे, टोल है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। ऐसी सुविधा गवर्नमेंट करने जा रही है। दोस्तों ये कहाँ पर शुरू की जा रही है? सबसे पहले ये नेशनल हाईवे 48 गुजरात के अंदर शुरू की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आदिवाणी नामक एआई आधारित ट्रांसलेटर किसके संरक्षण के लिए लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों आदिवाणी नाम का एक एआई आधारित ट्रांसलेटर है, ये किसके संरक्षण के लिए लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है पुरानी पांडुलिपियाँ, आदिवासी भाषाएँ, प्राचीन लिपियाँ या भारतीय लोकगीत। दोस्तों ये आदिवाणी हैं। ये दोस्तों ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। आदिवासी भाषाओं को संरक्षित करने के लिए दोस्तों ये ट्रांसलेटर है, ये दोस्तों लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों आदिवाणी है, ये एक भाषाओं को संरक्षण करने के लिए एआई आधारित एक ट्रांसलेटर है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा आदिवाणी क्या है, तो आपको याद रखना है ये एआई आधारित एक ट्रांसलेटर है। दोस्तों भारत में कुल 461 जनजातीय भाषाएँ और 71 है वो 71 यानी विशिष्ट मातृभाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से दोस्तों 81 असुरक्षित और 42 गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी आने वाले समय में ये लुप्त हो जाएगी दोस्तों। तो इनको बचाने के लिए एआई आधारित एक ट्रांसलेटर जिसका नाम आदिवाणी है, ये शुरू किया गया है, ये लॉन्च किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों वर्तमान में ये आदिवाणी है, ये 4 प्रमुख भाषाओं को समर्थन करता है। समर्थन करने का मतलब है इनको दोस्तों ये अभी अपना लिया है इन्होंने, यानी आदिवाणी पर 4 भाषाएँ हैं, ये अभी संरक्षित की गई है। इनको दोस्तों इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। कौन-कौन सी भाषाएँ? संथाली उड़ीसा की भाषा है, भीली मध्य प्रदेश की भाषा है और मुंडारी झारखंड की भाषा है, गोंडी है वो छत्तीसगढ़ की भाषा है। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। आज का चौथा सवाल है दोस्तों, भारत और जापान ने किस क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है रक्षा, खनिज, अंतरिक्ष या शिक्षा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खनिज सहयोग के लिए भारत और जापान ने सहयोग समझौते पर दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी-सी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। भारत और जापान ने दोस्तों महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की टोक्यो यात्रा जो कि 15वीं भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में
दोस्तों 15वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था भारत और जापान का, इस यात्रा के दौरान दोस्तों ये समझौता हुआ। इस समझौते में दोस्तों जो मोदी जी हैं इन्होंने बताया कि अगले दशक में आने वाले 10 वर्षों में भारत जापान से 10 ट्रिलियन येन का दोस्तों व्यापार करने का लक्ष्य रखा गया है। 10 ट्रिलियन येन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पर्सन नंबर 5 के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारी मेहनत को सलाम करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 5 है, सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बहुक्षेत्रीय युद्ध कौशल अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन है युद्ध कौशल 2.0, युद्ध कौशल 3.0, ऑपरेशन विजय या शक्ति अभ्यास। दोस्तों काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, हो सकता है आपको आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई न दे, तो लेकिन दोस्तों आपको 1-2 दिन कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि मौसम है वहाँ पर खूब बारिश हो रही है, अपने चारों तरफ हवा चल रही है, तो इसका प्रभाव आपकी वीडियो पर, आपकी वीडियो की क्वालिटी पर, आपकी ऑडियो की क्वालिटी पर पड़ रहा होगा, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों फिलहाल सवाल पे आते हैं। सवाल है दोस्तों, सेना ने अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बहुक्षेत्रीय युद्ध कौशल अभ्यास का आयोजन किया है? ऑप्शन दोस्तों युद्ध युद्ध कौशल 2.0, युद्ध कौशल 3.0, ऑपरेशन शक्ति ऑपरेशन विजय या शक्ति अभ्यास। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल 3.0। दोस्तों इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों ये सेना ने अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया है दोस्तों। बहुक्षेत्रीय यानी मल्टी डोमेन, युद्ध तत्परता, उभरती तकनीकों, एकीकरण और स्वदेशी रक्षा उद्योगों के सहयोग को प्रदर्शित करने के लिए ये अभ्यास दोस्तों शुरू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक अचूक प्रहार नाम का अभ्यास भी पीछे किया गया था। इसको रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ आपको पढ़ाया है। दोस्तों आईटीबीपी के साथ भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया। ये दोस्तों 25 से 28 अगस्त 2025 तक हुआ। दोस्तों सेना की पैदल सेना इकाइयों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के मध्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये अचूक प्रहार नामक का दोस्तों अभ्यास किया गया। आपको याद रखना है युद्ध कौशल 3.0 और अचूक प्रहार दोनों आपको याद रखने हैं। बात करते हैं छठे सवाल के बारे में। छठा सवाल है दोस्तों, एनईजीडी ने हाल ही में देश भर में कितनी ई गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत किया है? दोस्तों ऑप्शन है 500, 1000, 2000 या 2500। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2000 सेवाओं को, लगभग 1900 समथिंग है। इतनी सेवाओं को दोस्तों देश भर में एनईजीडी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने दोस्तों इन सेवाओं को एकीकृत किया है। एकीकृत करने का मतलब है दोस्तों एक ही डोमेन के अंदर ले आए हैं, एक ही जगह पर इन सेवाओं को दोस्तों अब आपको ये सारी सेवाएँ मिल जाएगी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर। इसके लिए थोड़ी-सी डिटेल देख लेते हैं। एनईजीडी यानी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने दोस्तों देश भर की लगभग 2000 ई गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत किया है। दोस्तों इसके तहत क्या किया दोस्तों, लगभग 1938 1938 ई गवर्नमेंट सेवाओं को सफलतापूर्वक एकीकृत करके डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर दोस्तों लाकर रख दिया है। ये सारी सेवाएं हैं, ये अब इन डिजी लॉकर हो गया, ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पर दोस्तों उपलब्ध हो जाएगी। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग सारी 1938 ई गवर्नमेंट सेवाएं हैं दोस्तों, इनको सफलतापूर्वक डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर एकीकृत कर लिया गया है दोस्तों। ये कार्य किसने किया? एनईजीडी यानी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने किया। दोस्तों इसका उद्देश्य नागरिकों को आसान, सम्मान और पारदर्शी के तरीके से सरकारी सेवाओं तक पहुंच पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। दोस्तों आज का हमारा 7वां सवाल है दोस्तों, ये है यूडाइज। यूडाइज दोस्तों स्कूलों के अंदर होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का, बच्चों का दोस्तों किया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, यूडाइज के अंदर बच्चे की पूरी डिटेल भरते हैं, उसका वजन कितना है, उसकी आयु कितनी है, कौन-कौन से शिक्षक उनको पढ़ाते हैं। इस प्रकार से पूरा जो कैसे न कहते हैं ना एक मतलब पोस्टमार्टम करते हैं बच्चों का, स्कूल का पूरा पोस्टमार्टम होता है। इस यूडाइज के अनुसार, यूडाइज प्लस के अनुसार के शुरुआत के बाद से देश भर में शिक्षकों की संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों ये 2018-19 के अंदर शुरू हुआ था यूडाइज, उसके बाद से दोस्तों शिक्षकों की संख्या पूछ रखी है कितनी हो गई है? दोस्तों ये आंकड़ा अभी आया है, अभी जारी किया है। 2024-25 की यूडाइज रिपोर्ट के अंदर ये आंकड़ा आया है दोस्तों। ऑप्शन है 50 लाख, 76 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़। दोस्तों देश भर में शिक्षकों की संख्या है वो 1 करोड़ को पार कर गई है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं दोस्तों। दोस्तों 2018-19 में जब यूडाइज प्लस की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद से पहली बार शिक्षकों की संख्या है वो 1 करोड़ से अधिक हो गई है। 2022-23 की तुलना में ये वृद्धि दोस्तों 6.7% है। और दोस्तों अब जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है, वो आधारभूत स्तर पर हो गया 10:1, तैयारी स्तर पर हो गया 13:1, मध्य स्तर पर हो गया 17:1 और माध्यमिक स्तर पर हो गया है 21 बच्चों पर 1 शिक्षक। दोस्तों ये अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 है, वहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। उससे काफ़ी बेटर प्रदर्शन है दोस्तों।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार शिक्षकों की संख्या वर्तमान कितनी होगी, आपको याद रखना है 1 करोड़ से अधिक। याद रहेगा आपको दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, सात्विक चिराग। दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे एक ही नाम हो एक ही बंदे का, लेकिन ये दोनों अलग-अलग खिलाड़ी हैं और दोनों काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत में बैडमिंटन के स्टार हैं दोस्तों। इन्होंने किस प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर विश्व पदक हासिल किया है दोस्तों? कौन-सी प्रतियोगिता है? रिडेम्पशन, थॉमस कप, ऑल इंडिया ओपन या एशियाई खेल? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रिडेम्पशन। डिटेल से बात करते हैं दोस्तों, सात्विक और चिराग ने रिडेम्पशन जीत के साथ विश्व पदक हासिल किया है। देख सकते हैं दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे। दोस्तों भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स बैडमिंटन जोड़ी है सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी। दोनों ने दोस्तों मलेशिया के एरोन चिया और सो बुई यिक को हराकर बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है दोस्तों। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। आज का हमारा 9वां सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन और किस कंपनी ने समझौता किया है? दोस्तों बीसीसीआई माइक्रोसॉफ्ट, आईसीसी गूगल, आईसीसी अमेज़न या बीसीसीआई और मेटा। दोस्तों किन संगठन और कंपनी ने दोस्तों समझौता किया है? तो आपको याद रखना है आईसीसी और गूगल ने दोस्तों समझौता किया है। दोस्तों हमें पता है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 आने वाला है और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 आने वाला है। इन दोनों को देखते हुए दोस्तों आईसीसी और गूगल ने मिलकर के महिला क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए ये समझौता किया है दोस्तों। इसका उद्देश्य प्रशंसकों की भागीदारी बढ़ाना, डिजिटल पहुंच में सुधार लाना और महिला क्रिकेट की वैश्विक वृद्धि को गति देना इसका उद्देश्य है। दोस्तों आपको ये इसके साथ-साथ एक प्रश्न ये भी याद रखना है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जबकि आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन दोस्तों इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा आयोजित किया जाएगा। देखते हैं आज का अपना अंतिम और 10वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात चीन के किस नेता से हुई? दोस्तों कल अगर आपने अखबार पढ़ा है तो उसके पहले पेज पर यही थी। एक जो अपना दैनिक भास्कर अखबार था, जो अपने कॉमन अखबार रहता है अपने यहाँ, दोस्तों वहाँ पर एक मोदी जी और जो इसके अपने चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन दोनों की दोस्तों तस्वीर थी। दोनों आपस में मुस्कुरा रहे थे और दोस्तों ऐसा गलवान घाटी जो 2020 का संघर्ष था और कोरोना था, उसके बाद से इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हुई थी। तो दोस्तों दोनों के बीच मुलाकात हुई, ये काफ़ी बड़ी खबर है और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं दोस्तों, वो एक बार फिर से मधुर हो गए हैं। तो आपको बताना है कि एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मुलाकात चीन के किस नेता से हुई? तो दोस्तों याद रखना आपको शी जिनपिंग से हुई, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं डिटेल से थोड़ी-सी दोस्तों। गलवान घाटी संघर्ष के बाद से ये वार्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों देशों के संबंध है वो काफ़ी नरम हो गए हैं, लचीले हो गए हैं। दोस्तों भारत ने ये जो मुलाकात है ये काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि भारत से बहुत सारे यात्री हैं दोस्तों, वो अपनी धार्मिक यात्रा के लिए चीन की तरफ जाते हैं, तिब्बत की तरफ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों भारत और चीन के बीच है वो सीधी उड़ान भी शुरू हो गई है, जो कहते हैं ना एयर सर्विस भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों आज का हमारा 10 प्रश्न आपके कैसे लगे आपको? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आपका एक सब्सक्रिप्शन है वो हमारे अंदर जोश भर देता है। तो ठीक है दोस्तों, ओके मिलते हैं कल। थैंक यू, गुड नाइट।